गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए लास्ट टॉपिक चैप्टर का करते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि एक तो कुछ प्रॉफिट्स हैं जो टैक्स के लायक बन जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेंगे। कैसे, मान लीजिए जैसे फर्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं रिकवरी ऑफ एनी लॉस। कोई भी लॉस आपको पहले हुआ था, मान लीजिए कोई थेफ्ट हो गया था, कोई चोरी हो गई थी, कोई डकैती हो गई थी या कोई नुकसान हो गया था, लेकिन बाद में किसी ईयर में आकर उसकी भरपाई हो जाती है। ठीक है, तो जब नुकसान होता है तब तो आप उसकी डिडक्शन ले लेते हो, ठीक है ना। तो उस साल तो टैक्स आपका कम बनता है क्योंकि आपने डिडक्शन ले ली। लेकिन मान लीजिए कोई बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स अगर बाद में, यानी कि वो देनदार आपका बाद में आकर कुछ पैसे दे जाता है, तो जिस ईयर में वो पैसे दे के जाता है या जिस ईयर में वो बैड डेट्स रिकवर होते हैं, जिस ईयर में वो लॉस का कुछ पेमेंट आता है, तो उस पैसे को हम उस ईयर की इनकम मानकर उस पर टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो रिकवरी ऑफ एनी लॉस और एनी एक्सपेंडिचर और बैड डेट्स, मैं दोनों को इकट्ठा कर रही हूँ। बैड डेट्स जो रिकवर हो जाते हैं, तो जिस ईयर में जाकर ये पैसा आपको वापस मिल जाता है, चाहे थोड़ा भी मिले, तो जितना मिलेगा उतना ही आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, अच्छा हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे एक पॉइंट रह गया है कि मान लीजिए इन केस अगर वो बिज़नेस बंद हो जाए और जो पैसा आया है वो अब बंद नहीं हो जाए, मतलब बिज़नेस बिक जाए, यानी किसी नए पर्सन को बिज़नेस ट्रांसफ़र हो गया है, तो जिस नए पर्सन को, यानी जिसको आप सक्सेसर बोलेंगे, तो अब वो वाला जो लॉस रिकवर हुआ है या बैड डेट्स रिकवर हुए हैं, वो पैसा तो अब नए पर्सन के हाथ में आएगा ना, तो उस नए पर्सन को उसके ऊपर टैक्स देना होगा, यानी कि उसके हाथ में वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आ रहा है दैट इज़ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ये उन एसेट्स के लिए है जिनके ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगता है, जिसका ऑनर जो है वो असेसी है। और अगर ये एसेट जो है जिस पर स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन लगा है, अगर वो सेल कर दी जाती है या बेकार हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और कई बार क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत वो चीज़ बिक जाती है तो उसका कुछ पैसा भी आपको हाथ लग जाता है, तो उसमें ये सीन रहेगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ साइड पे लेके चलती हूँ। मान लीजिए 10,000 की एक एसेट थी, 2,000 डेप्रिसिएशन अब तक का लगा और स्ट्रेट लाइन से लगाना है। ठीक है, और रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी आ गई 8,000। वैसे रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं बोलेंगे, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू तब बोलेंगे जब हम रिटर्न डाउन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। आप इसको ये मान सकते हैं कि 8,000 क्या है आफ्टर डेप्रिसिएशन, इसकी वैल्यू है, और अब इसको हमने 12,000 में बेच दिया है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा रेयरेस्ट केस है, क्योंकि कोई भी पुरानी एसेट उससे ज़्यादा वैल्यू पे शायद ही बिक पाए, पर 1% अगर हम मान लें कि ये वाली एसेट 12,000 में बिक गई, तो आपको 4,000 का प्रॉफिट हो गया, पर टैक्सेबल 4,000 नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। आपको क्या करना है, इस 4,000 का कंपैरिजन 2,000 के साथ करना है, राइट। इस 4,000 में से 2,000 रुपये तक, ये 2,000 कौन से उठाए हैं मैंने, ये डेप्रिसिएशन के उठाए हैं, तो इस 4,000 जो सरप्लस आया है, उस सरप्लस में 2,000 रुपये तक का जो अमाउंट होगा ना, वो आपका टैक्सेबल होगा। आप देखते हैं, एक सेकेंड में आपको यहाँ पे एक्सेस जो कह रहा है ना, एक्सेस अमाउंट डीम्ड प्रॉफिट जो होगा वो यही होगा, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड द रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी 10,000, रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी 8,000 थी, इसका डिफरेंस था 2,000, तो आपका जो ये सरप्लस आया है वो उस 2,000 रुपये तक के लिए, मतलब उतने ही अमाउंट का वो प्रॉफिट माना जाएगा और उसको हम टैक्स लगा देंगे। ठीक है जी, बैड डेट्स का आपको बता ही दिया है। उसके बाद आ रहा है रिकवरी आफ्टर डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये भी आपका थोड़ा सा आइडिया हो चुका है कि अगर मान लीजिए रिकवरी जब होती है तो इन दैट केस अगर वो बिज़नेस बंद हो चुका है तो कोई बात नहीं, जिसके भी हाथ में ये रिकवरी आएगी उसको उस पर टैक्स देना होगा। विड्रॉल फ्रॉम स्पेशल रिजर्व, आपने एक पॉइंट पढ़ा था पिछले वीडियो में कि एक स्पेशल एंटिटी है जो स्पेशल रिजर्व बनाती है, तो उस रिजर्व में अगर वो पैसा डालती है और 20% उसके प्रॉफिट्स का हिस्सा, मतलब उसके प्रॉफिट्स का 20%, या उस रिजर्व में डाला गया पैसा विच एवर इज़ लेस, वो उसके लिए डिडक्टिबल अमाउंट होता है उस साल का। ठीक है, लेकिन मान लीजिए इसी रिजर्व अकाउंट में से वो कुछ पैसा विड्रॉ कर लेते हैं किसी ईयर में, तो वो उस साल की उसकी इनकम बनकर उसको टैक्स देना होगा। कारण क्योंकि जब आप पहले उसकी डिडक्शन ले चुके हो, राइट, अब एक बार आप एक जगह डिडक्शन ले चुके हो ना, तो आपने टैक्स बचा लिया है। दूसरी तरफ अगर आप उस रिजर्व अकाउंट में से पैसा निकाल लेते हो, तो इसका मतलब तो है कि आपने तो इसका मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही समझदारी दिखाई, उधर भी टैक्स बचा लिया और इधर पैसा भी निकाल के यूज़ कर रहे हो, राइट। ऐसा नहीं होगा, अगर आप कोई विड्रॉ करते हैं ना उस अमाउंट में से, तो वो आपके लिए टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा।
राइट अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स की। किस किस बिजनेस को अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। देखिए 4 तरह के बिजनेस हैं। स्पेसिफाइड प्रोफेशन, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन में हम देखेंगे कि एक तो स्पेसिफिक प्रोफेशन है, जैसे कि ये आपके सामने है, लीगल है यानी कि लॉयर है, मेडिकल है यानी डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट्स हो गए, अकाउंटेंसी, और ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा फिल्म आर्टिस्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग होते हैं, ये सब स्पेसिफाइड प्रोफेशनल माने जाते हैं, राइट। दूसरी कैटेगरी में आता है नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और बिजनेस, जो आप नॉर्मल बिजनेस जिसको आप कह सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में आता है वो बिजनेस जिनकी इनकम को 44AD, 44ADA, 44AE, ये तीनों सेक्शन जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस सेक्शन के अंतर्गत कुछ स्पेशल बिजनेस आते हैं, जैसे 44AD में आता है एलिजिबल बिजनेस, 44AD में ADA में आता है कुछ और पर्टिकुलर प्रोफेशन, और यही प्रोफेशन की बात हम कर रहे हैं। और 44AE में आता है जो हैवी व्हीकल्स और लाइट व्हीकल्स की मदद से जो काम किया जाता है और पैसा कमाया जाता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया। अब आप देखोगे कि जो ये वाले पर्सन्स हैं, ये वाले प्रोफेशनल्स जो हैं, इन पर्सन्स की अगर इनकम, इनकी जो ग्रॉस रिसिप्ट्स है, अगर 1.5 लाख से ऊपर जाती है, ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, इनको प्रॉपर बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं। और वो बुक्स कौन कौन सी हैं, जैसे कैश बुक, जर्नल, लेजर, और उनके बिल्स, वाउचर्स वगैरह सब करने पड़ते हैं। जो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल और बिजनेस हैं, उसमें जो है 1,20,000 से ऊपर जाते ही उनको मेंटेन करनी पड़ती हैं बुक्स। और अगर इंडिविजुअल और आप HUF हैं तो वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर जाते ही आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं, ठीक है। और ये जो तीसरे कैटेगरी पे आ रहा था, जो मैं अभी बता रही थी, 44AD, ADA और 44AE, इस केस में आपको कोई बुक्स मेंटेन नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपको इस सेक्शन के अंतर्गत अगर आप अपनी बिजनेस की इनकम को कैलकुलेट कराते हैं और आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, तो फिर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप पूरी बुक्स मेंटेन कीजिए और देखिए आपको कितना इनकम बनता है, फिर उसके ऊपर टैक्स लगवाइए। कहने का मतलब ये है, या तो आप इस तरीके से टैक्स लगवा सकते हो, या फिर आप ऐसे, अगर आप इसमें नहीं आना चाहते, इसमें आना चाहते हो, तो देन यू विल हैव टू मेंटेन ऑल द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, ठीक है। ऑडिट की जगह तक बात करते हैं, तो अगर आपकी नॉर्मल बिजनेस में भी 1 करोड़ रुपए से ऊपर की रिसीप्ट्स आ गई हैं, तो आपको ऑडिट कराना होगा। और रह गई बात जो स्पेसिफाइड, जो आपकी 44AD, ADA और AE था, उसमें 2 करोड़ रुपए तक की रिसीप्ट पर भी कोई ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वहाँ थोड़ा सा आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, देन आप अपनी प्रॉपर बुक्स को रखिए, मेंटेन कीजिए और ऑडिट करवाइए, और फिर आप देखिए कि अगर आपको टैक्स ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा तो ओके, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप टैक्स से बचना चाहते हैं या टैक्स कम देना चाह रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से होगा। उसके लिए आपको सारी बुक्स मेंटेन करनी होगी, राइट। सो ये हो गया सीन हमारा इस तरीके का। अब चलते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट और रह गया है, दैट इज स्टॉक इन हैंड और इन्वेंट्री। अकाउंट्स में आप देख चुके हैं कि हम अपने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री करते हैं, उसकी एंट्री किस प्रिंसिपल के बेस पे करते हैं कि कॉस्ट प्राइस और एक्चुअल प्राइस विच एवर इज़ लेस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस। तो वही प्रिंसिपल आपको इसमें भी फॉलो करना है, किसमें, अकाउंट्स के अंदर भी। अब हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, मैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 ले लेती हूँ। इस फॉर्म में भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये इनकम, ये खर्चा बिजनेस से माइनस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेट गिविंग ब्रीफ रीज़न भी दीजिए कि आपको जो आइटम दी जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि बिज़नेस या प्रोफेशन की इनकम कैलकुलेट करते समय इन खर्चों को माइनस किया जाना चाहिए। तो अब आप लिखेंगे येस और नो, वो आप यहाँ देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आ रही हूँ, डोनेशन टू ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन मिलती है वो बिज़नेस खर्चा नहीं है। हाँ, उसकी डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 80G मिलेगी, वो भी अगर आप एलिजिबल होगे तो, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलेगी, राइट। दूसरी बात, फ़ी पेड टू द लॉयर, वकील को फीस दी फॉर ड्राफ्टिंग ए न्यू पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड बनानी ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि पार्टनर्स के अंदर कोई डिस्प्यूट ना आ जाए, इसलिए दैट इज़ अलाउएबल एक्सपेंसेस। थर्ड वन इज सम्स पेड टू ए लेबर लीडर टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक। आपने एक यूनियन लीडर को अपनी तरफ कर लिया और उसको बोला कि स्ट्राइक करो, इसका पैसा आपको देना पड़ा, तो दिस इज़ इलीगल एंड इट इज़ नॉट अलाउएबल,
4th पॉइंट पे सैलरी पेड टू द सन हु इज़ वर्किंग इन द ऑफिस, बेटे को, मतलब असेसी ने अपने बेटे को सैलरी दी जो उसके ही ऑफिस में काम कर रहा है, सैलरी रीजनेबल है, इट इज़ अलाउएबल। रेंट पेड टू डॉटर फॉर ऑफिस ब्लॉक, डॉटर से एक घर ले रखा है जिसको ऑफिस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उसको आप ही ने दिया था, ठीक है, और अब वो घर आपको किराए पे दे रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मैरिज के बाद, मैरिज में आपने उसको घर दे दिया, राइट, उसके नाम पर हो गया, अब वो घर को किराए पर चढ़ा या कुछ मर्जी करे वो उसका डिसीजन है। बाई चांस उसने वो घर उसका आपने ऑफिस बनाने के लिए उससे ले लिया, तो अब आप उसको किराया दे रहे हो, बशर्ते किराया रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल नहीं है फिर दिक्कत होगी। बोनस टू पार्टनर फॉर एक्स्ट्रा सर्विसेज, पार्टनर एक्स्ट्रा सर्विस कर रहा है और वर्किंग है और पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा है कि हम वर्किंग पार्टनर को सैलरी देंगे, देन इट इज़ ओके, अदरवाइज इट इज़ नॉट ओके। इंटरेस्ट पेड टू वाइफ, वाइफ को इंटरेस्ट दिया ऑन मनी बोरोड फ्रॉम हर, ठीक है भाई, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है वो प्रोफेशनल भी तो हो सकता है। वाइफ के पास अगर पैसा है, मान लीजिए उसके पास अपनी सेविंग्स हैं, अपनी जॉब कर रही है, अपने उसके फादर का पैसा है, तो वो पैसा चाहे बाहर के लोगों को लोन पे दे या हस्बैंड को दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे ये देखा जाएगा कि वाइफ को जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो रिजनेबल अमाउंट पे होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बाहर के लोगों से अगर इंटरेस्ट पे लेते तो 2% देते, यहाँ आप उसको 20% दे रहे हो, इसका मतलब तो कोई ना कोई गड़बड़ है, राइट। इसका मतलब आप अपना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाकर टैक्स से बचना चाह रहे हो, और वाइफ को इंटरेस्ट तो है, वो तो घर में ही रहेगा ना, तो दोनों तरफ से आपके हाथों में लड्डू है, तो ऐसा नहीं होने देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन फॉर मैगजीन्स पेड बाय ए डॉक्टर फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज पेशेंट्स। अब आप डॉक्टर की क्लिनिक पे जाते हैं, आप देखते हो ना कई बार वहाँ पे कुछ मैगजीन्स वगैरह होती हैं, तो खाली टाइम पे पेशेंट क्या करते हैं, मैगजीन पढ़ लिया, चलो भाई डॉक्टर से कंसल्टेंसी में भी टाइम है, तो वो किसके लिए है, पेशेंट्स के लिए है। पेशेंट्स को वहाँ कंफर्टेबल फील कराने के लिए अगर आपने मैगजीन रख दिया, इट इज़ ओके, इट इज़ एन अलाउड एक्सपेंसेस, राइट, और ये उसके प्रोफेशन के लिए अच्छा भी है। नेक्स्ट इज मेजर रिपेयर्स। अभी देखो इस बात को ध्यान रखना, मेजर रिपेयर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में फ़र्क होता है। रिपेयर का अमाउंट नहीं देखना है, रिपेयर का नेचर देखना है, करंट है या कैपिटल है, यहाँ पर उसने कहीं नहीं लिखा हुआ तो हम इसको करंट ही मानेंगे। मेजर रिपेयर, हालांकि पैसे ज़्यादा लगे, टू द एयर कंडीशन इन द ऑफिस, ऑफिस का एयर कंडीशन ख़राब हो गया था, उसके ऊपर रिपेयर हुई, हालांकि थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ गया, बट करंट मानेंगे तो इसलिए अलाउएबल है। अगर उसने बोल दिया ना कैपिटल है तो फिर अलाउएबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज इन द कोर्स ऑफ मनी लेंडिंग बिजनेस, आपका काम है पैसों को उधार देना, और असेसी ने एक्वायर कर लिए हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़, भाई अब लोग आपके पास सिक्योरिटी के तौर पर अपनी प्रॉपर्टी के कागजात रख रहे हैं, एंड हेल्ड देम एज स्टॉक इन ट्रेड, आप उसको स्टॉक की तरह, गुड्स की तरह ट्रीट करोगे, राइट। प्रॉपर्टीज सो एक्वायर्ड वर डिस्ट्रॉयड बाय एनिमी एक्शन एंड द सेसी क्लेम्स द लॉस एज ए डिडक्शन, राइट। अभी ये काम देखो, पैसा उधार देना आपका काम है, उसके दौरान आप गुड्स लेते हो, अब उसको गुड्स की तरह इस्तेमाल करोगे, मतलब वो एसेट्स नहीं है, एक्चुअली गुड्स की तरह, वो आपका क्योंकि काम है ना, इसलिए जो भी उसमें इस्तेमाल हो रहा है उसको गुड्स की तरह लिखा हुआ है ना, हेल्ड देम एज स्टॉक इन ट्रेड, डेट्स यानी लोन्स के लिए आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और उसको स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखते हैं, और स्टॉक अगर वेस्ट हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसकी डिडक्शन आपको अलाउड है। एसेट अगर वेस्ट हो गया उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए ब्रांच, एक सेकेंड, एक्सपेंसेस ब्रांच के लिए खर्च हुए हैं, बिजनेस की एक ब्रांच खोली है, इन ऑफ विच वाज डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग द ईयर, जो कि इस दौरान बंद भी हो गई है, मतलब खोली नहीं है, एक ब्रांच से रिलेटेड एक्सपेंसेस दे जो इसी दौरान बंद भी हो गई है, कोई बात नहीं, ब्रांच बंद हुई है ना, बिजनेस बंद थोड़ी ना हुआ, तो अलाउड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 22 उठाया, हालांकि छोटा सा है बट काफ़ी चीज़ें समझा जाएगा आपको। अब देखिए, मिस्टर दीवान एंड कंपनी चार्टर्ड फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इस तरीके से, क्या आपके पास ये P&L अकाउंट है, एक तरह से एक्सपेंसेस और इनकम आ गया, नीचे 2 नोट्स हैं, तो आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन। सबसे पहला काम है नेट प्रॉफिट उठाया 4,74,100 लीजिए, मैंने लिख लिया 4,74,100 ना, ओके। नीचे ज़रूर ध्यान देना नोट पे कि क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ कार ड्यूरिंग द ईयर 5,000, कहीं पे भी डेप्रिसिएशन ऑफ कार दिखा नहीं रहा है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन रह गया है, कोई बात नहीं, हम अब माइनस कर देंगे। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है 30% ऑफ द कार इज
इज़ यूज फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल पर्पज़। भाई कार का इस्तेमाल आप 70% बिजनेस के लिए करते हो, तो कार से रिलेटेड सारे खर्चे, चाहे डेप्रिसिएशन हो चाहे कुछ भी हो, वो आप 70% ही चार्ज कर सकते हो, 100 नहीं कर सकते, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं P&L के डेबिट साइड से, देखते हैं ड्राइंग। पर्सनल खर्चा हो गया 8000, डिसअलाउ हो गया, देखिए डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो गया ड्राइंग, ये देखिए 8000 दिखा है आपको। नेक्स्ट आ रहा है ऑफिस का रेंट, ऑफिस का रेंट अलाउड है, टेलीफोन चार्जेस अलाउड हैं, ये सही घटा रखे हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल ठीक है, सैलरी ऑफ स्टाफ ठीक है। कार एक्सपेंसेस कितने हैं, 21000 है, बट 70% कार ही अलाउ मतलब बिजनेस के लिए हमने यूज़ की है, 30% यूज़ नहीं की है, तो 21000 का 30% करेंगे 6300 बनेगा, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा ना। ये लीजिए, इसको मैंने वापस प्लस कर दिया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर 21000 गलत ढंग से माइनस कर रखे हैं, ये सारे नहीं माइनस करने थे, इसमें से 6300 रुपये ज़्यादा माइनस कर रखे हैं हमने, राइट। फिर कह रहा है इंस्टीट्यूशन की फ़ीस ओके है, स्टाइफन गिवन टू ट्रेनीज ओके है। नेक्स्ट इधर चलते हैं क्रेडिट पे, ऑडिट फ़ी ओके है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विस, भाई आप सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आप ये सारे काम करते हो ना, ऑडिट करते हो, कंसल्टेंसी देते हो। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई इट इज़ नॉट ओके, वाई, ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट की इनकम जो होती है अदर सोर्सेज में जाती है, यहाँ से उठाइए 10,000 को उठाइए, ये एक्स्ट्रा जमा कर रखा है ना, खामखा में दे रखा है, इसको माइनस कर दो, राइट, इसको लेस कर दो, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, ये इसकी इनकम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अकाउंटेंसी वर्क, ये तो आपका काम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन एक रह गया था, जो हमने कार का चार्ज नहीं किया था 5000, पर इसने पूरी कार का, ऑब्वियसली कार तो पूरी उठाएंगे हम, उसके टुकड़े थोड़ा ना करेंगे। कार का डेप्रिसिएशन 5000 बनता है, लेकिन 30% गाड़ी जो है पर्सनल इस्तेमाल में होती है, तो 5000 का 30% बनेगा 1500, तो ये हो गया पर्सनल, इसका मतलब बच कितना गया 3500, वही मैं लेस करूँगी, ये लीजिए जी, डेप्रिसिएशन और कार 5000 का 70% 3500। अब आप देखो प्रॉफिट इतना था, जो गलत खर्चे हमने, जो खर्चे घटाने चाहिए थे नहीं घटाए, वो घटा दिए, जो इनकम फालतू में जोड़ रखी थी वो भी माइनस कर दी, ये आ गया 4,60,600, ये खर्चे हमने एक्स्ट्रा घटा रखे हैं, इसको वापस प्लस कर दो, ये आ गया आपका 4,74,900। दिस इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सारी पॉइंट्स क्लियरली समझ में आए होंगे। सो जस्ट डू योर प्रैक्टिस, और जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो आप खुद करके देखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।